नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी साहब। सुरेश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक सुखद अनुभूति मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कल कांग्रेस के लिए हुई। राज्यसभा के लिए एक तनाव भरे माहौल में आपको सीट मिली और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखा जाए तो ये बड़ी बात है। बहुत प्रसन्नता है कांग्रेस में। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, कांग्रेस के लिए तो आप सही कह रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं हुई है, अप्रत्याशित बात नहीं हुई है। ये तो होना ही था, क्योंकि 3 सीटों के लिए चुनाव होना था और कांग्रेस के पास जो वोट थे उससे बड़ा स्पष्ट था कि 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 1 कांग्रेस को मिलना है। जो अनहोनी बात हुई वो ये हुई, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि किस सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के पदाधिकारी को निर्दलीय के रूप में खड़ा किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ मर्यादा होती है और उसका पालन होता है। जब नंबर बड़े स्पष्ट थे तो भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को बड़ी शुचिता वाली पार्टी होने का दावा करती है, पारदर्शी ढंग से काम करने वाली पार्टी होने का दावा करती है, उसे ऐसा नहीं करना था। तो क्षण तनाव भरे नहीं थे, बहुत स्पष्ट था। हम बहुत आशान्वित थे कि जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार श्री विवेक तनखा हैं, उनकी जीत होगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। ये तो आपने कहा कि चूंकि आप पहले से आश्वस्त थे। अगर चुनाव की बात करें, चुनाव की श्रेणी की बात करें, तो लोकसभा में बैतूल में आपको एक अच्छा संकेत मिला, राज्यसभा में भी संकेत मिला। केंद्रीय चुनावों की बात करें तो दोनों जगह आपको शुभ संकेत मिले हैं, लेकिन विधानसभा का विधान अभी भी नहीं बन पाया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को लगातार हार मिली है, उपचुनावों में भी मिली है। अभी कुछ जगह उपचुनाव होने, ऐसी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उपचुनाव होने हैं, लेकिन चूंकि चुनाव होंगे तो कांग्रेस के लिए एक संकेतक का काम करेंगे, एक दिशा सूचक का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि लोकसभा की, राज्यसभा की इस जीत से उन चुनावों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम जनता के मन में कांग्रेस के प्रति कोई विश्वास जागेगा? इस पूरे चुनाव के परिणाम को आप 2018 के विधानसभा चुनावों के परिदृश्य में किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि लोकसभा का चुनाव जब रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र का हुआ तो कांतिलाल भूरिया जी की जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर आई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। अभी जो राज्यसभा की सीट कांग्रेस ने हासिल की, उससे भी निश्चित रूप से 2-3 संदेश बहुत स्पष्ट गए। पहली तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ। स्वाभाविक है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक की जय होती है, बाकी की पराजय होती है। जीत और हार तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होती रहती है, लेकिन जिस पार्टी की जीत होती है उसकी जय होती है, जिस पार्टी की हार होती है उसके बारे में कई प्रकार की टीका टिप्पणी होना स्वाभाविक होती है। तो कांग्रेस के लिए तो ये बहुत उत्साहजनक बात रही कि लोकसभा और राज्यसभा में हमें जो अपेक्षित हमने किया था, जो उम्मीद की थी, वो हमें मिला। रही बात विधानसभा चुनाव के, सामान्य तौर पर पुरोहित जी, अगर आप विश्लेषण करेंगे, आंकलन करेंगे, तो जो उपचुनाव होते हैं उसमें सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी की जीत होती है। उसके फिर अनेक कारण हैं। मैं राजनीति में अनावश्यक रूप से आरोप प्रत्यारोप
लगाकर किसी का विरोध करने के लिए विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक आपके विश्लेषण का विषय है। रही बात इस चुनाव को लेकर राज्यसभा की, तो मैं अगर ये कहूँ तो ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक तनखा जी की तो जीत हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। आप कहेंगे वो कैसे? पहली बात तो उन्हें मर्यादा का पालन करना था, तीसरा उम्मीदवार नहीं उठाना था, दूसरा जिस ढंग से उनके बयान आ रहे थे और जो गतिविधियां चल रही थी वो इस बात का संकेत दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए जोड़ तोड़ का सहारा लेकर, दबाव की राजनीति अपनाकर और किसी भी प्रकार के निम्न स्तरीय हथकंडे अपनाकर तीसरी सीट हासिल करना चाहती। अब ये एक बात मैं आपकी चैनल पे भी सुन रहा था और भी देखता हूँ, वो कह देते हैं बहुत सहज भाव में कि भाई वो तो निर्दलीय थे। भाई निर्दलीय कहना भर से काम नहीं चलना है। प्रश्न ये है, क्या उन्होंने आपकी पार्टी के पदाधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया था? क्या आपकी पार्टी के विधायकों ने मत उनको नहीं दिया या उनके जो प्रपोजर सेकेंडर नहीं बने? तो ये जब सारी बातें स्पष्ट थी तो इस प्रकार का प्रपंच रचने की आवश्यकता नहीं थी। साफ स्वीकार करो, राजनीति में जो करो उसे स्वीकार करना चाहिए। आप साफ स्वीकार करिए कि हाँ ये भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं और अभी भी हमारे पदाधिकारी हैं, फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। निश्चित रूप से ये बात तो जायज़ है कि निर्दलीय कहने भर से कोई निर्दलीय नहीं हो जाता, पद पर थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस तो फिर इस सारे मामले में कांग्रेस की जीत हुई तो इन सारे मामलों का पटाक्षेप हो ही जाता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के परिदृश्य पर बात करें, इस हार के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की तो जिस भी व्यक्ति का नाम लिया, वरिष्ठ व्यक्ति के कांग्रेस का, तो उन्होंने कहा कि शिवराज जी के कद के आगे सब बहुत बौने। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान था, चूँकि इस मामले में कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत की थी और इस परिप्रेक्ष्य में जब हमारे द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कमलनाथ जी बहुत बौने हैं और सामान्यतः ऐसा आता रहता है कि कांग्रेस में शिवराज जी के कद का कोई नेता नहीं है। तो 2018 में शिवराज जी का कद और उनके जैसा नेता ना होना, क्या ये सारे सवाल उस वक्त भी खड़े होंगे? क्या कांग्रेस के पास इन सब चीज़ों का माकूल जवाब है? देखिए, जो चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, जिस समय होते हैं उस समय की परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं और उस समय जो फैक्टर रहते हैं उसमें मूल बात ये रहती है कि नेतृत्व कौन करेगा। अगर लोकसभा का चुनाव है तो बात आती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। विधानसभा की बात आती है तो ये होता है कि नेतृत्व कौन करेगा, ये होती है मतदाता के दिमाग में। अगर ये बात स्पष्ट ना हो तो फिर सोचा जाता है कौन सी पार्टी ने पिछले समय जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया, उन वादों पर वो पार्टी खरी उतरी या नहीं उतरी। अगर सत्तारूढ़ पार्टी के विषय में बात होती है तो ये माना जाता है कि पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए, और विरोधी पार्टी रहती है तो विरोधी पार्टी ने वो सब नहीं हुआ तो उनको उजागर करने के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए क्या विरोध पक्ष की भूमिका निभाई। फिर तीसरा रहता है उम्मीदवार कौन है। लोकसभा में जिस क्षेत्र से कोई खड़ा रहता है, क्या वो उम्मीदवार उस क्षेत्र के विकास में एक अहम भूमिका अदा करेगा। विधानसभा का रहता है तो वो विधानसभा की दृष्टि से रहता है। ये तीन मूल बात रहती हैं। तो जो आपने प्रश्न किया कि इसका कद कैसा है, कि बड़ा है छोटा है, ये कद जो है इस बात जुमलेबाजी में करना या किसी को खुश करने के लिए सार्वजनिक रूप से कुछ कहना और प्राइवेटली कुछ और कहना, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। कमलनाथ जी का प्रश्न है। कमलनाथ जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनका संसदीय जीवन ही मैं सोचता हूँ पूरे देश में
जो अभी जीते हुए मेंबर पार्लियामेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का अनुभव रहा है तो उन्हीं का रहा है, सबसे ज़्यादा समय रहा है। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका इसलिए उन्होंने अपनाई थी, शपथ दिलाने के लिए सबको। तो और उनके क्षेत्र के विकास पर जब हम नज़रें दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि पहले छिंदवाड़ा की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति। तो हमें इस बात का गर्व है नंबर 1 कि कमलनाथ जी हमारे प्रदेश से एक संसद सदस्य के रूप में उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया है और विभिन्न पदों पर रहकर, चाहे आईसीसी में जनरल सेक्रेटरी के रूप में लें, चाहे संसद सदस्य के रूप में रहें, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक प्रभावी मंत्री के रूप में रहें, उनकी एक अच्छी भूमिका रही है। तो इस बात का हमें गर्व है। वो राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित हमारे नेता हैं और हमें उनसे काफ़ी कुछ अपेक्षाएं। रहा दूसरी पार्टी के नेता के बारे में, तो मैं कोई विपरीत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करना चाहता हूँ। ये परख का विषय मैं प्रदेशवासियों पे छोड़ता हूँ। अब जैसे ये तो आपने कहा कि कुछ मुद्दे होते हैं कि सत्ता पक्ष ने कितना काम किया, विपक्ष ने जो नहीं हुआ उन सब चीज़ों पे सरकार को कितना दायरे में रखा, कितना घेरे में कसा। तीसरी बात, प्रत्याशी कैसा है। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि प्रत्याशियों में भाई भतीजा बात होता है, गुट के हिसाब से देखे जाते हैं कि ये कमलनाथ जी का गुट है, ये सिंधिया जी का गुट है, ये दिग्विजय सिंह जी का गुट है। आपकी भी बड़ी भूमिका है कांग्रेस के अंदर, तो आपका भी नाम आता है। तो आपको क्या लगता है कि चूँकि बड़ी पार्टी है, कई वरिष्ठ नेता होंगे, 5 पांडवों जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके जब प्रत्याशी हार जाता है तो सिलेक्शन पर सवाल उठते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि प्रत्याशी चयन में लेकर जैसी एकजुटता यहाँ दिखाई दी वैसी कमोबेश एकजुटता दिखेगी, क्योंकि सारे नेताओं का कहीं ना कहीं प्रभाव तो रहता ही है। तो ये एक बड़ा विषय जो आपने एक बड़ा घटक बताया, क्या इस कंपोनेंट पर कांग्रेस काम करेगी कि इस बार प्रत्याशी चयन तो बहुत ही उम्दा स्तर का हो? देखिए, कोशिश हर बार होती है, इस बार ज़्यादा अच्छे ढंग से होगी ऐसा मुझे विश्वास है। और निस्संदेह प्रत्याशी चयन ठीक होता है तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है चुनाव में जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए। तो हमें उम्मीद है कि इस दिशा में हम लोग ज़्यादा संजीदगी से और गंभीरता से विचार सब लोग मिलकर करेंगे, जिसमें हम भी शामिल हैं। उसके साथ साथ हमारा नेतृत्व भी इस दिशा में गंभीरता से निर्णय लेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जी, इस विषय वस्तु में जीत हार के बाद, चाहे उत्तराखंड का मानस हो या अभी के राज्यसभा के चुनाव में, एक बात है कि केंद्र में मोदी सरकार होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, इन सब का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा। तो कांग्रेस के प्रति आसक्ति है। छोटे दल जो हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो भी कांग्रेस के साथ जुड़कर अपना राजनीति में भविष्य देखते हैं बनिस्बत सत्तारूढ़ दल के अपेक्षा। तो आपको क्या लगता है कि जो वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस के मुंह से जो सरकारें हैं जिनकी क्षेत्रों में वो मुक्त नहीं हो पा रहे उस मोह से, उस बंधन को वो नहीं तोड़ पा रहे, तो क्या ये देश उस बंधन को तोड़ सकता है? देखिए, जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देश को आज़ादी दिलाने में एक निर्णायक भूमिका रही और आज़ाद भारत को खुशहाल और विकसित करने में एक अहम भूमिका रही, उस कांग्रेस पार्टी से कैसे भारत मुक्त होगा, ये केवल उनका सपना है, भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात ये है कि चुनाव परिणाम को दिखाकर ये कोशिश करना कि हमारा वर्चस्व पूरे देश में हो गया है, अगर हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो बात उनके खिलाफ जाती है। अगर जैसे अभी हाल ही में जो चुनाव हुए जिन राज्यों में, टोटल सीट्स देखें आप कि इन राज्यों में टोटल सीट में बीजेपी कितनी गेनर है, तो संख्या आपको कम मिलेगी, कांग्रेस की संख्या
एमएलएस की ज़्यादा मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि टोटल वोट शेयर देखें तो 2014 के मुकाबले वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का है। इन राज्यों का ही विश्लेषण करें, जैसे आसाम पर बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बना ली, तो 2014 में जितने प्रतिशत वोट भारतीय जनता पार्टी को आसाम से मिले थे उसमें कमी आई। 2014 में पार्लियामेंट की सीट को देखते हुए वहाँ कितनी विधानसभा में हम जीते थे उसके मुकाबले में अभी जो सरकार तो बन गई लेकिन वो संख्या में कमी आई। मेरा ये बताने का आशय ये है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के नाते कि केवल सरकार बनने से या कहीं मात्र एक सांकेतिक उनके सीट आ गई है, जैसे केरल में एक सीट आई है, अब आप कहें कि हमने वहाँ केरल से कांग्रेस मुक्त हो गया, ठीक है, कांग्रेस की सरकार नहीं रही, वहाँ अल्टरनेट चलती रहती है गवर्नमेंट, एक बार लेफ्ट फ्रंट की आती है, दूसरी बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली आती। तो इससे हम इस प्रकार के किसी नतीजे पर निष्कर्ष पर पहुँचें तो मैं सोचता हूँ वो अर्थहीन बात होती है। और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम सोचते हैं तो फिर ये, चूँकि आपका सीमित समय है चैनल में, फिर बिहार में क्या हुआ ये बात आती है, फिर दूसरी जगह क्या हुआ ये बात आती है। और इस राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो हम विशेष रूप से अनुग्रहित हैं, आभारी हैं बीएसपी और उनकी सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी की कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन दिया, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कपिल सिब्बल जी को समर्थन मिला, उत्तराखंड में भी मिला, पूरा एक तो ये एक शुभ संकेत है। और साथ में समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट उत्तर प्रदेश में मिला, अजीत सिंह जी की भी पार्टी का समर्थन कपिल सिब्बल जी को। वही समझना तो ये जो आपका मैं जो पैनी नज़र है उसकी दाद देना चाहूँगा कि अगर जब हम इस दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो कांग्रेस के लिए ये अच्छे दिन आने की शुरुआत लग रही है। जी, तो अभी कांग्रेस मुक्त भारत होना, क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल हैं जो खुद सत्ता सुख भोग रहे हैं, जब वो कांग्रेस से मुक्त नहीं होना चाहते तो फिर जनता कैसे मुक्त होगी, ये एक बड़ा विषय है, उस पर बड़ी चर्चा की जा सकती है। लेकिन अगर अच्छे दिनों की बात करें, 2 साल की बात करें, तो पूरे देश में एक इवेंट अब इस टाइम पर आयोजित हो रहा है कि मोदी सरकार के 2 साल। आपने तो केंद्र में एक बड़ा कार्यकाल बिताया है, सरकार की नीतिगत व्यवस्थाओं को भी बहुत नज़दीकी से देखा है, आपको क्या लगता है कि 2 साल वाकई में सफल हैं उनके? देखिए, ये फैसला और ये विचार तो आप जनता से लीजिए। मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ तो ये माना जाएगा कि मैं अनावश्यक रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन बात तथ्यपूर्वक ये है कि जो वादे इन्होंने किए थे उन्होंने कौन से वादे पूरे किए? क्या काला धन लाने वाला वादा पूरा किया? क्या भ्रष्टाचार मिटाने वाला वादा पूरा किया? कौन से इन्होंने कानून बनाए, भ्रष्टाचार निरोधक कानून? क्या इन्होंने किसानों के हक में, नौजवानों के हक में, आम इंसानों के हक में कोई कदम उठाए? ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो बात जरूर राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन चूंकि अभी एक केंद्रीय नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सारी जितने भी प्रदेश हैं उनकी इकाइयों को ये गया है कि अब बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को केंद्र में रखकर प्रचार प्रसार करें और उनके 2 सालों की जो कार्यप्रणाली रही है और जो उपलब्धियां रही हैं उनको जनता के बीच में ले जाए। वही पुरोहित जी मैं निवेदन कर रहा हूं और आपके जरिए मैं दर्शकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो देखें कि इवेंट मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है और वास्तविक उपलब्धि एक अलग चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने जो जनता को वादे किए थे उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए वो ये बताएं। सिंपली एक इवेंट मैनेजमेंट करना और एक ऐड के जरिए फिर दिखाना कि सुनहरे दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये जनता को भुलावे में रखने वाला कदम है। अच्छा ये होता कि जितना पैसा इस इवेंट मैनेजमेंट आयोजित करने में ये लगा रहे हैं करोड़ों रुपए, वो कोई और स्कीम शुरू करके जो हमारे सर्वहारा वर्ग के लोग हैं उनको लाभान्वित करते तो वो ज़्यादा बेहतर कदम होता।
2017 का जो यूपी का चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो निश्चित रूप से एक बड़ा मध्यांतर का काम करेगा बाकी अन्य राज्यों के चुनाव में, चूंकि ऐसे समय पे वो हो रहा है। 18-19 में फिर चुनाव है। अब आपको सपा ने भी समर्थन दिया, आपको बसपा ने भी समर्थन दिया। वहाँ कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ बन रही हैं कि आपके साथ सपा आ सकती है, आपके साथ बसपा आ सकती है, और निर्णय आपका है, आप स्वतंत्र रूप से भी लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश के चुनावों को जीतने की दृष्टि से कांग्रेस कुछ ऐसा करने की स्थिति में रहेगी कि किसी के साथ गठबंधन कर ले? देखिए, ये विषय जो वहाँ की जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहाँ की स्टेट यूनिट से विचार विमर्श करने के बाद अंतिम फैसला सेंट्रल लीडरशिप लेगी, उनसे जुड़ा हुआ विषय है। मैं सोचता हूँ ये वो ही कुछ कह पाएंगे इस विषय। निश्चित रूप से थोड़ा सा अनुभव मैं मतलब मैं ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपसे, चूँकि उस एक बड़ा कहना चाहिए कि एक बहुत गूढ़ प्रश्न है, लेकिन जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के प्रति झुकाव दिखाया है, दोनों ही उत्तर प्रदेश के गढ़ में बहुत मजबूत हैं, दोनों की सत्ता भी रह चुकी है, तो कांग्रेस से प्रेम उनका कहीं ना कहीं एक गठबंधन की वजह बन सकता है, कांग्रेस के लिए मजबूती का भी कारण बन सकता है। तो क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इस अहम को तोड़ने के लिए इस प्रकार का भी कदम उठा सकती है? देखिए, वही मैंने कहा ना कि स्टेट यूनिट की राय ली जाएगी जहाँ चुनाव होना है, और इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी करेंगे। एक केंद्र में भी एक फैसला अटका हुआ है, पूरे तरफ से मांग आ रही है कि नहीं, राहुल गांधी जी को अब अध्यक्ष पद पर बैठ जाना चाहिए और उनको अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए, और एक पूरे पूर्णकालिक और एक पूर्णता के साथ पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर स्तर से काम करने की ज़रूरत है कांग्रेस को। तो इसके लिए हर जगह से ऐसी बात आती है। आपको क्या लगता है कि अब इस बार राहुल गांधी जी इन चुनावों के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में काम करने की संभावनाएं हैं उनकी? देखिए, राहुल गांधी जी में नेतृत्व की पूरी क्षमता है, और नेतृत्व में जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है वो सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। लेकिन ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को और उनको दोनों को विचार विमर्श करके करना है। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का नेतृत्व मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में प्रदेश के नेतृत्व को लेकर ये आम चर्चा है कि गुटों में, खाइयों में बटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के नेतृत्व को लेकर इस प्रकार का एक वातावरण निर्मित है कि कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। ये एक मूल कारण है, जनता में जो ये संदेश है, ये मूल कारण है जिस वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों में एक भ्रम होता है, और इसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे राज्यसभा में जो एकजुटता दिखी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस उस दिशा में अब क्या कदम उठाएगी? इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस के सामने जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं कि हमें संघर्ष करना है, हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना है, तो हमेशा कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है, और फिर एकजुटता के बाद हमें सफलता मिली है। हाल ही में जो कल राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे पहले तो हम लोग विशेष रूप से आभारी हैं, अनुग्रहित हैं हमारे सभी सम्मानित विधायकों के कि उन्होंने एकजुटता का परिचय दिया, जो वो देते भी हैं। फिर जो अन्य फैक्टर रहे कि कांग्रेस के नेता भी इसमें एकजुट दिखें, सो वो भी एकजुटता दिखी, और जो मैंने कहा कि जब एकजुटता दिखती है तो सफलता मिलती है। एक और तो वही हमें आपसे समय सीमा चलते अंतिम प्रश्न आपसे करूंगा कि एक हॉर्स ट्रेडिंग तो एक शब्द जो है डिक्शनरी में सामान्यतः हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी जीत पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने ये कहा कि ये कहीं कोई सहयोग और समन्वय नहीं है, न पार्टियों की आसक्ति है, न कांग्रेस के साथ लगाव है, ये तो कांग्रेस ने एलिफेंट ट्रेडिंग की है। मैं कल से सुन रहा हूँ इस बात को। ये पहले तो उन्हें समझना होगा, ट्रेड को परिभाषित करना होगा
कि अगर वो डिक्शनरी में देखें तो मैं नहीं सोचता कि फिर वो इस प्रकार के शब्द को प्रयुक्त करेंगे या उपयोग में लाएंगे। बात ये है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय नेता सुप्रीमो मायावती जी ने ये फैसला किया कि कांग्रेस को समर्थन देना है। तो ये उनका फैसला था कांग्रेस को समर्थन, तो इसमें कहाँ ट्रेड हुआ? सही बात। ये उनकी कृपा रही, मैं तो इस कृपा शब्द कहूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि हम उनके आभारी हैं, अनुग्रही थे। कोई यदि कुछ करता है तो उसे विनम्रता पूर्वक हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। सो मायावती जी ने कृपा पूर्वक ये निर्णय लिया कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना है। न केवल मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में भी तो बीएसपी के एमएलएज ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप टम्टा जी को समर्थन दिया। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी कपिल सिब्बल जी को समर्थन दिया। सो ये उनका एक नीतिगत फैसला उन्होंने मेहरबानी करके लिया। तो इसमें ट्रेडिंग शब्द कहाँ आ रहा है? निश्चित रूप से। तो ये तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला था जो जिसका परिपालन हुआ। जी, निश्चित रूप से। उठना, गिरना, गिरकर उठना, फिर से चलना, यह उन्नति सोपानों का क्रम है। और जो सदा शिखर पर बना रहे, ये मात्र बुद्धि का विभ्रम है। कभी बरसेंगे, कभी गरजेंगे, कभी छाएंगे, ये मौसम है, ये आएंगे और जाएंगे। राजनीति भी कमोबेश ऐसी है, हार और जीत चलती रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार और जीत से किसी भी पार्टी की स्थिति का आकलन करना और किसी भी पार्टी के बारे में ये अनुमान लगाना कि वो पार्टी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, उस पार्टी से अब लोगों को मुक्ति मिल गई है, ये शायद लोकतंत्र का उपहास करना है या बहुत बड़ा अहंकार। आपने एक वातावरण बनाया है, तो इसी सिलसिले में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि हमने तय की मंजिलें इस तरह, गिर पड़े, उठ गए और फिर चल दिए। जी, तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई। तो गिरे हैं, उठेंगे, चलेंगे, लेकिन और रुकेंगे भी और थकेंगे भी, क्योंकि ये आम आदमी का मानस है। लोकतंत्र आम आदमी से चलता है। लोकतंत्र में कोई सुपरमैन और कोई सुपर वुमेन नहीं होता। इसमें सिर्फ लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन होती है और वो सबके भाग्य का नीति निर्धारण करती है। IND24 से इस चर्चा में आपने बहुत सारे गूढ़ विषयों पर जिस सहजता के साथ, जिस स्पष्टवादिता के साथ हमसे अपने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।